दीज़ आर सम ऑफ द स्टॉक्स जो आपके माइंड में आते हैं। जब बुलिश वर्ड आपके माइंड में आता है, तो ये स्टॉक्स साथ में माइंड में आते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अक्रॉस द सेक्टर पिकअप करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे हुँ, और ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हाँ, जो बिल्कुल मेरे माइंड में आते हैं। मुझे लगता है कि हम जो वर्स्ट ऑफ दिस वॉलेटिलिटी हम वो देख चुके हैं, है ना? हुँ, आगे से चीज़ें बेटर ही होंगी, जो होंगी। हुँ, पिछले 1 साल के हिसाब से मार्केट में खबर आ गई है भाई कि ये स्टॉक है जिसमें तेज़ी आने वाली है और तभी वो ट्रेंड पड़ता है, राइट? जब बायर्स आते जाएँगे तभी वो ट्रेंड बन के आता है। हमने जब 1 साल में 100% रिटर्न किया था तो हम ये नहीं कह रहे थे ना कि भई अभी 100% रिटर्न है हमारा, हुँ, राइट? हुँ, हम कह रहे थे कि भई लॉन्ग टर्म पे आप 30-35% एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि हुँ, हमने हुँ, 10-15 साल का एनालिसिस करके इतना ही देखा है। हुँ, उसमें से अगर 1 साल नेगेटिव भी हुआ है, तो दूसरे साल में आपको 40-50 मिल रहे हैं। ऐसे ही एवरेज आउट होता है। मतलब ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है नीरज, आप मुझसे पूछोगे इस टाइम पे कि अगले 10 साल में कौन से स्टॉक्स इमर्ज करके आएँगे? हुँ, 10 साल की स्टोरी तो इनमें ही बन रही है, राइट? So I would say कि when the industry has a lot of concerns about valuation तब आप इस पे इन्वेस्ट मत करिए, आप थोड़ा सेफ रहिए, आप इसी सेक्टर में थोड़े सेफ स्टॉक्स पे जाइए, राइट? हेलो, हेलो, हेलो! कैसे हो दोस्तों? क्या चल रहा है? क्या आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं और सीख के इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे हो तो ये वाला एपिसोड ज़रूर देखना और मार्केट की बात को क्या आप लोगों ने स्पॉटिफ़ाई पे फॉलो करना शुरू किया? नहीं? ऐसे कैसे? तो आप लोगों को मैं स्पॉटिफ़ाई का भी लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे आप लोग मार्केट की बात के सारे एपिसोड को पॉडकास्ट फॉर्म में जो है वो सुन सकते हैं जब आप बाकी दूसरे काम कर रहे हो। जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो और आपको लगता है कि आपका समय है और आप लोग सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो बस स्पॉटिफ़ाई पे जो मार्केट की बात का अकाउंट है उसको फॉलो कीजिए और आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे और वॉक करते करते आप सुनते जाएंगे और सीखते जाएंगे। आज के एपिसोड में हमारी गेस्ट कौन होने वाले हैं? आज के एपिसोड में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सोनम श्रीवास्तव जी। और आइए जरा जल्दी से सोनम के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सोनम ने 2010 में आईआईटी कानपुर से अपनी बीटेक कंप्लीट की थी और 2018 में उन्होंने वर्ल्ड क्वांट यूनिवर्सिटी से फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स डिग्री भी हासिल की। उनके पास स्टॉक मार्केट्स में 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और क्वांट फाइनेंस में उनकी खास रुचि है। सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग जैसे एरियाज में उनकी एक्सपर्टीज है और कई सालों से खुद एक इन्वेस्टिंग मैनेजर और ट्रेडर रही हैं। उन्होंने HSBC जैसी कंपनीज में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रोल्स के अलावा एडलवाइस और फोर फ्रंट कैपिटल में एल्गोरिदमिक ट्रेडर जैसे वेरिड रोल्स भी किए हैं। 2019 में उन्होंने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म राइट रिसर्च की शुरुआत की, जो मेनली क्वांटिटेटिव और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को कंबाइन करके अपने इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन रिटर्न्स बनाने पर फोकस करती है। आज का एपिसोड काफी स्पेशल और दिलचस्प होने वाला है। आज के एपिसोड में आप लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखें और कैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग ने एक साल में 100% से ऊपर का रिटर्न दिया, इसके बारे में भी जो है वो जानकारी आपको मिलेगी। क्या ये 100% का रिटर्न सस्टेनेबल है, ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ का ये खास एपिसोड विद सोनम श्रीवास्तव। हाय सोनम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया नीरज, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इस समय कौन-सी स्टेट में हैं आप? इस समय मैं मुंबई में हूँ। अ, राइट। तो मुंबई वाले थोड़ा ठंड से बच के रहते हैं। यहाँ पे तो मौसम जो है वो बदलना शुरू हो चुका है और बिल्कुल। काफ़ी ठंड जो है वो आ चुकी है। हाँ एनीवेज़ जी। तो चलिए अब बातचीत करते हैं हम लोग आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में और ओवरऑल मार्केट्स के बारे में, कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो अब स्ट्रेट अवे कुछ इन्वेस्टिंग के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हमारे ऑडियंस के लिए और मैं चाहूँगा कि आप इस पे खुल के जो है बातचीत करें। तो पिछले हाँ। 1-2 साल में पेंडेमिक के हुँ। बाद से अगर हम बात करें, जब पेंडेमिक के बाद मार्केट ऊपर चला गया, वहाँ से आपने क्या रीसेंट लर्निंग्स आपकी क्या हैं इन रिलेशन टू इन्वेस्टिंग प्लीज़? रीसेंट लर्निंग जो पैंडेमिक के बाद जो मार्केट गया हुँ, अ, वो तो एक एक्सेप्शनल टाइम था। हमने भी बहुत मोमेंटम इन्वेस्टिंग करी उस टाइम पे और हमारी फिलॉसफी इस टाइम पे नीरज जो है मेरी, हुँ, उसमें मैं समझती हूँ कि मार्केट में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे मोमेंटम एक चीज़ हो गई, है ना? वैल्यू इन्वेस्टिंग एक चीज़ हो गई। बट ये बात होती है कि कोई भी चीज़ हर टाइम काम नहीं करती, है ना? हुँ, तो अगर मोमेंटम ने एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया है, अभी हमें दूसरी चीज़ें देखनी है, अलग-अलग फैक्टर्स एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, हुँ, राइट? तो ये लेसन ये बहुत ही क्लियर हमारे पास पहले ही ये आउटलुक था कि ऐसा ही होगा, राइट? हुँ, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं चलती, कोई चीज़ें चेंज होती रहती है हुँ, और वही हमने देखा, वही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं।
और स्पेशली जब हम इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं, राइट, तो हमारे पास कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो एकदम नए हैं, राइट, कुछ इन्वेस्टर हैं जो समझते हैं मार्केट। जो नए इन्वेस्टर है उनको कई बार अ, ये ऊपर नीचे मार्केट देख के उनको लगता है भाई तुम तो कह रहे थे कि भाई तुम तो 100% रिटर्न देते थे एक साल में, अब ये कैसे हो गया? तो ये उनको भी समझाना और ये एक्सपेक्टेशन सेट करना, आई थिंक ये बहुत बड़े लेसन रहा है पिछले साल का कि आपको हमेशा अपने मेथोडोलॉजी पे बिलीव करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जो नंबर्स आप दिखा रहे हो। राइट। तो मेरे पास एक क्वेश्चन और है, लेकिन पहले मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आज जो मार्केट चल रहा है उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी या कर रही है आपके हिसाब से? आज के मार्केट में मतलब मोमेंटम हमारा अच्छा ही चल रहा है, मतलब इट इज़ एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा आज के मार्केट में नीरज लोग उस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, राइट? जो आपका अर्निंग में नंबर आ रहा है, जो कंपनी अच्छी अर्निंग दिखा रही है, लोग उसको चेज़ कर रहे हैं, राइट? उस पे बहुत फ़ोकस चला गया है। तो इस टाइम पे अगर आप ग्रोथ जो कि कंपनी की अर्निंग ग्रोथ को चेज़ करता है जो स्ट्रैटेजी, उसको आप फ़ॉलो करेंगे, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि हर कोई नंबर देख रहा है इंस्टेड ऑफ कहीं भी इन्वेस्ट करने की वजह से। राइट, तो राइट। ग्रोथ एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें हमने एक चीज़ देखी है, मतलब मैंने तो पर्टिकुलरली नोटिस करी है, कभी-कभी मार्केट अच्छे नंबर्स को भी रिवॉर्ड नहीं करता। मतलब एक कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बिल्कुल। दिखाया, अच्छा जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज़ दिखाया, प्रॉफिट इंक्रीज़ दिखाया ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन फिर भी मार्केट जो है उसे अगले दिन बीट कर रहा होता है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है हमें? देखिए मार्केट जो है वो नंबर्स को भी देखता है, उसके बाद वो हमेशा प्रोजेक्शन या वैल्यूएशन को भी देखता है ना? कि हुँ, नंबर अभी तो ये आ गया बट बेस्ड ऑन जो मैनेजमेंट बता रहा है उससे अगला महीना कैसा लगेगा, अगला क्वार्टर कैसा लगेगा, और वैल्यूएशन जो है वो इतना हाई हिट कर गया है तो इससे आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, है ना? एनालिस्ट हमेशा बोलते हैं कि भाई मेरा तुम्हारा प्राइस अभी 500 का है, मेरा तुम बाई कर लो बट टारगेट हुँ, 550 का है, हुँ, राइट? तो पीपल आर नॉट दैट मच एंथुसियास्टिक अबाउट इट। वहीं अगर वो हुँ, टारगेट 800 का बनाएंगे तो लोगों हुँ, को बहुत एंथुसियाज्म आता है उसके बारे में। तो आई थिंक इस टाइम पे लोग देख रहे हैं अच्छे नंबर्स आए हैं बट उनको कहीं ना कहीं लग रहा है, जैसे आपने बजाज फाइनेंस को देखा होगा ना कि उसने बहुत अच्छे नंबर डाले हुँ, फिर गिर गया स्टॉक। तो उस टाइम हुँ, पे आप देखेंगे कि जो टारगेट प्राइस था वो बहुत ही करंट प्राइस के नियर था, हुँ, और प्रोजेक्शंस भी थे जो उसमें भी लोगों को लग रहा था कि मे बी अपसाइड इस टाइम पे इमीडिएटली नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म में है, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये जो वैल्यूएशन का गेम है और जो थोड़ा हुँ, कुछ प्रोजेक्शंस लोग करते हैं उस हिसाब से ये हो रहा है। बट ये हमेशा नहीं होता नीरज, जैसे इस क्वार्टर में हो रहा है, पिछले क्वार्टर में ऐसा नहीं हुआ था। राइट, राइट। हाँ, मतलब हमेशा हुँ, नहीं होता डेफ़िनिटली, हाँ और जी, कुछ स्टॉक्स के केस में होता है। जैसा कि आपने बताया, आई थिंक वही प्रोजेक्शंस और वैल्यूएशन का गेम भी बीच में प्ले करता हाँ है, जी। सिर्फ़ नंबर्स प्ले नहीं करते। राइट, ओके। सो कमिंग बैक टू मैक्रोज़, तो अभी आज से अगर मैं 6 महीने पीछे जाता हूँ, तो हम सब बिल्कुल डर रहे थे, जिसे बोलते हैं ना, थर्रार रहे थे इन्फ्लेशन नामक जो है हुँ, एक चीज़ से, कि यूएस में इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, और यूएस मार्केट तो मुझे लगता है 52 वीक लो पे थी अभी थोड़े समय पहले, जस्ट बिकॉज़ ये इन्फ्लेशन नंबर्स की वजह से। तो बिल्कुल। अब क्या लगता है, वो इन्फ्लेशन वाली चीज़ गायब हो गई है? क्या हम उसे राइट ऑफ कर चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं उससे, या मार्केट उसे पहले से डिस्काउंट करके देख रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली विद रिगार्ड टू इन्फ्लेशन? नहीं, इन्फ्लेशन का जो डर है नीरज वो अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते तक तो था ही, पिछले 2 हफ्ते तक भी वो था। राइट। हुँ, लेकिन जब वो यूएस में जो नंबर आया और इंडिया में जो नंबर आया है जो एक्सपेक्टेशन से कम है ना? हुँ, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है लोगों को। उसके बाद लोगों को लग रहा है कि भाई अब तो कम हो रहा है और ये स्टेबल हो जाएगा। इंडिया में तो ये अपने लेवल के करीब आ ही गया है। हुँ, बट यूएस में हाई है, वो लोग 2% इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं, वो 7.7 पे है। बट स्टिल उनकी चीज़ें काम कर रही हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस आया है। मुझे लगता है इन्फ्लेशन के बारे में हम और भी सुनेंगे नीरज, क्योंकि अगर यूएस मार्केट में वो 2% टारगेट कर रहे हैं और 7.5% पे अभी चल रहा है, तो ऑब्वियसली उसको और कंट्रोल करेंगे। तो उनका जो रेट हाइक है, हुँ, वो आता रहेगा, और अगर उस बीच में अगर फिर से फ्लेयर अप हुआ इन्फ्लेशन, तो हमें और हुँ, सुनने को मिलेगा। हुँ, बट ये इम्पोर्टेंट भी है नीरज इस टाइम पे, अगर आप देख रहे हो जो एक्चुअल कंज्यूमर है, कई चीज़ों का प्राइस इतना इन्फ्लेट हो चुका है, जो पैंडेमिक के पहले से भी बहुत ज़्यादा है, राइट? जिससे नॉर्मल डे टू डे आदमी स्ट्रगल कर रहा है, राइट? हुँ, तो आई थिंक वो कंट्रोल करना इज़ अ प्रायोरिटी, वो सेंट्रल बैंक का टास्क है।
जो वो करना चाहते हैं, और उसकी वजह से यूएस में एटलीस्ट वो लोग ग्रोथ को डीप्रायोरिटाइज कर रहे हैं। इंडिया में वो ज़रूरत नहीं है। हम्म, तो इन्फ्लेशन आई थिंक हम सुनते रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ज़रूरी चीज़ होती है। राइट। सो अभी इन्वेस्टर्स को हम क्या मैसेज दें यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा कि अगले एक साल में किस तरह की वो इन्वेस्टिंग, एक रिटेल इन्वेस्टर जो शायद किसी हाँ, स्मॉल केस के साथ नहीं है या फिर वो अपने आप ही काम करने की कोशिश कर रहा है या वो स्मॉल केसेस के साथ जुड़ना चाह रहा है, म्यूचुअल फंड्स के साथ जुड़ना चाह रहा है, इंडिविजुअल स्टॉक हुँ। पिकिंग करना चाह रहा है, उनके लिए क्या मैसेज होगा इस समय कि वो क्या इस समय किस तरह से इन्वेस्ट करना शुरू करें? ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि अभी हमें इन्फ्लेशन के बारे में और सुनना बाकी है, यूएस में रिसेशन की बातें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। ऑल्दो मुझे लगता है कि बहुत सारी और चीज़ों ने उन बातों को ओवरशैडो कर दिया है, बट अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो एक इन्वेस्टर को इस समय कैसे बिहेव करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टर के लिए इस तरह मुझे मुझे लगता है कि हम जो वर्स्ट ऑफ दिस वॉलेटिलिटी हम वो देख चुके हैं, है ना? हुँ, आगे से चीज़ें बेटर ही होंगी, जो हुँ, होंगी पिछले पिछले 1 साल के हिसाब से। हुँ, बट मैं ये नहीं कह सकती कि भाई अभी आज बाय कर लो, मार्केट भागने वाला है, राइट? वो हुँ, मैं कमेंट्री नहीं करना चाहूँगी। हुँ, लेकिन हाँ, इन्वेस्टिंग का टाइम ये सही टाइम है। आप क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें एक डायरेक्शन में ना चलें, तो आपको सिस्टमैटिकली एसआईपी कर लेना चाहिए इस टाइम पे। एसआईपी इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पूरी इन्वेस्टमेंट अभी मत करिए। हुँ, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, आप सबका एडवांटेज लेके एक एवरेज आउट प्राइस करिए। और इस टाइम पे इन्वेस्टिंग करने का सही टाइम है, क्योंकि अलग-अलग जो थीम है मार्केट में, कई थीम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं नीरज, है ना? जैसे अगर हुँ, आप देख रहे हो बैंकिंग इस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग है, हुँ, या फिर वहीं दूसरी तरफ से कंज्यूमर सेक्टर जो है, जो कोविड के बाद जो रिकवर हो रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुँ, राइट? कहीं पे जो ग्रोथ आ रही है अपनी इकोनॉमी में, उसमें वो जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग हैं, इवन आईटी में भी थोड़ा ट्रेंड आ रहा है। तो कई हुँ, सारे थीम्स है फॉलो करने को, इन्वेस्टिंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। हुँ, बट आपको इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन लार्ज बेट राइट नाउ, आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने में ऐड करिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। आई थिंक वो हुँ, सबसे सही तरीका रहेगा। राइट, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म में आगे बढ़ते रहें धीरे-धीरे। हाँ जी। राइट। अच्छा, अब बात करते हैं आपके स्मॉल केसेस की। तो जी। स्मॉल केसेस जो राइट रिसर्च के स्मॉल केसेस हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है पिछले 2 से 3 साल में। इफ आई एम नॉट हाँ जी। रॉन्ग 25% के आसपास का सीएजीआर जो है वो निकाल रहे हैं लास्ट 3 इयर्स में, राइट? तो बिल्कुल। सबसे पहले तो स्मॉल केसेस, हम डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल केसेस बात करेंगे, लेकिन क्या लगता है किन स्टॉक्स ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है इस रिटर्न के पीछे, सीएजीआर के पीछे? किसने हेवी लिफ्टिंग करी है? कौन से स्टॉक्स ने हेवी लिफ्टिंग करी है? देखिए, हमने एक एनालिसिस किया था हमारे मोमेंटम स्ट्रैटेजी के बारे में पिछले ही हफ्ते। हुँ, तो हमने देखा था हमारे पास 8 स्टॉक ऐसे मोमेंटम स्ट्रैटेजी में जो मल्टी बैगर बन गए हैं, जिन्होंने 100% प्लस रिटर्न दिया, जिसमें अदानी स्टॉक्स हैं, ऑब्वियसली 2 हुँ, सारी स्टॉक्स हैं हमारे पास। हुँ, अदानी एंटरप्राइजेज़, अदानी टोटल गैस लिमिटेड। हुँ, उसके अलावा आपका मिड कैप आईटी में टाटा एल्क्सी, जो हुँ, एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बना था हमारे लिए। हुँ, उसके अलावा केमिकल सेक्टर में दीपक फर्टिलाइज़र है हमारे हुँ, पास, दीपक नाइट्राइट, राइट? हुँ, अ, उसके अलावा टीआई इंडिया, राइट? ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे हुँ, कई सारे स्टॉक हैं जिन्होंने बहुत बड़ी हेवी लिफ्टिंग करी है। उसके अलावा मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर चीज़ का, राइट? आपके जो कुछ स्टॉक है जो आपको बहुत हेवी रिटर्न दे जाते हैं, उसके अलावा एवरेज आपको उन्हीं स्टॉक से, मतलब एवरेज रिटर्न हमें 40% मिला है सारे स्टॉक्स के साथ। और वहीं पे हमारे पास अदानी एंट है, जिसने एक हुँ, मैसिव रिटर्न ही दे दिया है पोर्टफोलियो में। राइट। सो डिसअपॉइंट किसने किया है सबसे ज़्यादा? अगर वो भी बताना चाहें तो? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक इस साल मई-जून में हुआ था, जब हुँ, एक दिन था, मुझे याद है बहुत ही क्लियरली मेरी लाइफ में, जब मेटल प्राइसेस एक दिन क्रैश करे थे, है ना? हुँ, तो ट्विटर पे थ्रेड्स बन गई थी, जहाँ पे हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा था कि ये देखो क्या कर दिया राइट मोमेंटम ने। आई थिंक हुँ, कुछ 5% उस दिन एक दिन में डाउन हुआ था। उस दिन मेटल प्राइसेस क्रैश किए थे। मेटल प्राइसेस हमने बहुत रिटर्न बनाए थे। हुँ, तो मुझे लगता है कि वो एक टैक्टिकल बेट थी जो हमने मिस की। हमें पहले वो टाइम कर लेना चाहिए था। हमें हुँ, एक्सपोज़र कम कर लेना चाहिए था। हुँ, तो ये जो सिग्निकल सेक्टर होते हैं, स्पेशली मेटल्स, जो बहुत हुँ, ही आपको कभी-कभी बहुत तेज़ी दे जाते हैं, उसके बाद आपको बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को भी मिलती है। हुँ, राइट। सो आपने बताया कि दीपक नाइट्रेट का आपने नाम लिया, आपने बताया केमिकल कंपनीज़, तो क्या आपका वो केमिकल इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड, इट हेल्प्स यू टू रिसर्च ऑन द कंपनी, या आप उसको बिल्कुल इग्नोर करके अपने नॉर्मल पैरामीटर्स पे जैसे एक स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, वैसे करते हैं?
नीरज, टू बी ऑनेस्ट, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग देखे हुए 10 साल हो चुके हैं। राइट। बट मतलब मुझे मैं नॉर्मल इंडस्ट्री की तरह ही उसको एनालाइज करती हूँ। केमिकल इंडस्ट्री इस टाइम पे जो गेन हो रहा है वो स्पेशलिटी केमिकल जो बन रहे हैं वो तो है ही स्टोरी। उसके अलावा हमारे जो चाइना प्लस वन या फिर यूरोप प्लस वन से जो मार्केट मिल रहा है, आई थिंक वो एक बड़ी स्टोरी है इस केमिकल सेक्टर में। राइट, राइट। ओके, अच्छा, अभी हम मोमेंटम आपका जो स्मॉल केस है उस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक लेमैन को आसान भाषा में समझाएँ कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग है क्या? क्योंकि ये टर्म ऑनेस्टली पिछले 2-3 साल में ज़्यादा उभर के आया है। अगर आप 2-3 बिल्कुल। साल पहले जाएँगे तो हर कोई नहीं जानता था, लेकिन अब इसको हाँ लोग जी। बाग जानना चाह रहे हैं, इसमें इस थीम में इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? हमें 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 पता होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग है। अब मोमेंटम हम्म। इन्वेस्टिंग का समय मुझे लग रहा है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी चिल्ला रहा है, अपना टाइम आएगा और आ चुका बिल्कुल। है। तो हम्म। क्या होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, अगर आप एक लेमैन को समझाना चाहें तो? बिल्कुल। तो नीरज, मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हम इस चीज पे बेट कर रहे हैं, किसी चीज ने मोमेंटम पकड़ लिया है ना? हुँ, किसी चीज का में एक तेजी आ गई है और हम उस तेजी में बेट कर रहे हैं। हुँ, जो एक आप अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको लगता है भाई इन्वेस्ट तो हम अर्निंग्स पे कर रहे हैं, राइट? इन्वेस्ट तो हम उसकी वैल्यू पे कर रहे हैं, तो ये तेजी क्यों है? ये सही बात नहीं है। हुँ, बट अगर आप जो हमारा मार्केट है, राइट, वो रैशनली नहीं चलता, राइट? उसमें कोई एक रैशनली डिसीजन नहीं लेता है, राइट? उसके अंदर हुँ, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिसके अपने अपने बायसेस है, जिसके अपने अपने हर कोई कोई खबर से कर रहा है, कोई कुछ देख के कर रहा है। तो ये इन्वेस्टर बिहेवियर होता है वो रैशनल नहीं होता, इरैशनल होता है। और कोई भी चीज जो होती है मार्केट में, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर के बीच में जब उसमें तेजी आती है, हुँ, तो एक नेचर होता है प्राइस का कि भाई पहले लोगों ने देखा कि ठीक है ये कंपनी है, इसमें इसने कुछ किया है, राइट, हुँ, इसका वैल्यू बढ़ सकता है। बट हर कोई जाके उसको बाई नहीं कर लेता, राइट? लोग वेट करते हैं, कुछ लोग बाई कर लेते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, जब उसमें क्रिटिकल मास, जब मान लीजिए कुछ सेट ऑफ पीपल जिन्होंने समझ लिया है ना, हुँ, तब उसके बाद बाकी इन्वेस्टर हर्ट करना शुरू करते हैं कि मार्केट में खबर आ गई है भाई कि ये स्टॉक है जिसमें तेजी आने वाली है। और तभी वो ट्रेंड पड़ता है, राइट? जब बायर्स आते जाएंगे तभी वो ट्रेंड बन के आता है। तो हुँ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो होती है वो इस तरह के ट्रेंड्स पकड़ना चाहती है। वो जानते हैं, हम जानते हैं कि भाई अंडरलाइंग एक वैल्यूएशन से ही आया है, बट जो प्राइसेस है वो वैल्यू को फॉलो नहीं करते। प्राइसेस है वो इन्वेस्टर बिहेवियर को फॉलो करते हैं। हुँ। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इस तरह के जो ट्रेंड है जो लॉन्ग टर्म लास्ट कर सकते हैं, उनको कैप्चर करने की कोशिश करता है। राइट। तो मेरे को तो ये समझ आ रहा है कि मोमेंटम उन लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, जो लोग तब इन्वेस्ट करते हैं जब कोई स्टॉक चलना शुरू कर देता है। व्हेन एवरीवन इज़ बाइंग तो वो भी बाय करने आते हैं, उससे स्टॉक को और अप ट्रेंड मिलता है। मोमेंटम हुँ, उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। एम आई राइट? बिल्कुल। तो जो प्राइस ट्रेंड का नेचर होता है नीरज, वो ऐसा होता है कि पहले अंडर रिएक्शन होता है लोगों का, है ना? हर कोई हुँ, देखता है कि कुछ हुआ, बाई नहीं हुँ, कर लेता है, थोड़ा अंडर रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद जब लगता है कि भई हर कोई बाई कर रहा है, मैं तो 4-5 जगह से स्टॉक का नाम सुन चुका हूँ, हुँ, तो इसको बाई करते हैं, राइट? तेज़ी भी दिख रही है, फिर लोग बाई करते हैं, फिर ओवर रिएक्शन भी हो जाता है, राइट? हुँ, लोगों ने समझ लिया कि भाई यही बाई करना है और फिर बाई करते ही जाते हैं। हुँ, इवेंचुअली वो प्राइस शूट कर जाता है उसकी वैल्यू को भी, है ना? हुँ, इतनी बाई हो गई है। हुँ, फिर प्राइस कूल ऑफ होता है और फिर एक अलग स्टोरी बनती है। हुँ, तो जो प्राइस का नेचर होता है, जनरली जो ट्रेंड बन रहा है इतने मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स के बीच, वो हुँ, यूजुअली इसी तरीके से बनता है। हुँ। सो आप लोग उसे कब पकड़ लेते हैं स्टॉक को? जब ट्रेंड बनना शुरू होता है या जब आपको लग जाता है कि नहीं, अब तो मिलियंस ऑफ पीपल हैव एंटर्ड इनटू दिस स्टॉक, अभी ऊपर जाने वाला है, या किस हाँ, किस पॉइंट पे हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं वहाँ पे? देखिए हम कोशिश करते हैं कि जब ट्रेंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है ना? हुँ, तब हम एंटर करें। हम ट्रेंड बनने से पहले नहीं इन्वेस्ट करते। हम देखते हैं जब एक ट्रेंड की स्टोरी बनना चालू हो गई है, हुँ, तब हम इन्वेस्ट करते हैं। और कोशिश होती है कि हम तब तक इन्वेस्ट करें जब तक वो, हाँ, मतलब एक अपनी वैल्यू तक पहुँच चुका है हुँ, और हम उसकी ओवर वैल्यू होने के पहले हम उसे हुँ, हुँ, ऑफलोड हुँ। करें। सो इसको कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि अब वो अपनी पीक वैल्यू पे पहुँच गया है, यहाँ से उसका कूल ऑफ पीरियड शुरू होगा? इस चीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं मोमेंटम में हम? तो यूजुअली जब वो अपनी पीक पे पहुँचता है नीरज, तो आप देखते हैं कि एक छोटा करेक्शन आता है ना? हुँ, उसी स्टॉक में जैसे आपने देखा होगा, कई बार अदानी स्टॉक्स में ऐसा हुआ है कि एक बार एक टॉप के बाद अचानक से लोगों ने सेल करना चालू कर दिया है, उसी पे टारगेट कर दिया कि भाई ये तो वैल्यू स्टॉक हो चुका है। हुँ, तो एक कूल ऑफ पीरियड होता है, और बट अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग है तो उसके बाद वो वापस रिकवरी होती है, तो हम उस पे ध्यान देते हैं। और अगर हमें
हमारे पोर्टफोलियो में नीरज कोई स्टॉक है जिसने एक शॉर्ट पीरियड में बहुत तेजी से रिटर्न दे दिया, राइट? कोई भी आप हुँ, स्टॉक देखोगे कि भाई महीने भर में 40% रिटर्न दे रहा है, 30% रिटर्न दे रहा है, तो आपको केयरफुल होना पड़ता है। हुँ, तो आप उसको स्टडी करते हैं कि भाई अगर इज इट ओवर वैल्यूड और शुड बी रिड्यूस इट, है ना? हुँ, तो मतलब 4 महीने में आपको वो रिटर्न मिली तो आपको वरी नहीं होगा, बट अगर एक शॉर्ट टर्म में अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। हुँ, हुँ। क्या हम इसमें कूल ऑफ वाले केस में टाटा एल्क्सी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं? बिल्कुल। तो अभी टाटा एल्क्सी अब कौन-सी स्टेज में आपकी तरफ से? अब वो कूल ऑफ हो चुका है, अब उसकी सारी स्टीम गायब है, मोमेंटम नहीं दिख रहा है उसमें अपवर्ड, राइट? टाटा एल्क्सी में अभी हाँ, हमने भी पिछले महीने ही उसको ऑफलोड किया है नीरज। हमारे पास वो टाटा एल्क्सी का स्टॉक पूरे टाइम जब तक हमारे पास मोमेंटम इन्वेस्टिंग हमने की है 2 साल से वो हमारे साथ से था हुँ, हुँ, और इवेंचुअली हमने अभी उसको रिड्यूस किया है हुँ, क्योंकि देखिए प्राइस कूल ऑफ हुआ तो हुआ है बट जो जो उसका मार्केट है, राइट? हुँ, टाटा एल्क्सी का मार्केट है और जो उसने प्रोजेक्शन किया था कंपनी ने आके बोला था, राइट? कि हमारा अभी अगले महीने में थोड़ा वी हैव टू बी केयरफुल इन द नेक्स्ट क्वार्टर, राइट? प्लस आप यूएस आईटी देख ही रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेल्टडाउन हो रहा है, राइट? हुँ, तो हमें लगा कि भाई इस टाइम पे हमें थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए तो हमने इसे ऑफलोड किया था। ये कूल ऑफ टाइम है और आई थिंक आईटी की स्टोरी भी बनने वाली है। कुछ लोग हुँ, कहेंगे कि चालू हो गई है, बट हुँ, मैं थोड़ा वेट करूँगी उसको बोलने के लिए, है ना? हुँ, हुँ, और एक बार जब आईटी की स्टोरी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम वापस देखेंगे जो हमारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं, हुँ, उसमें वो जो ट्रेंड वापस आएगा। हुँ, राइट। सो अब बात करते हैं आपके मोमेंटम स्मॉल केस के बारे में। जो डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से 48% का सीएजीआर पिछले 2 साल में, लेकिन लास्ट 1 ईयर में अराउंड 7.8% का सीएजीआर है, जो अप्रॉक्सिमेटली बेंचमार्क से थोड़ा-सा मैं बोलूँगा आस-पास है, बेंचमार्क के थोड़ा-सा आस-पास ही है। तो अब हुँ, यहाँ पे ये इतना फ़र्क देखने को क्यों मिल रहा है? इसका क्या रीज़न आपको लगता है कि इसका क्या रीज़न है? और अ, आगे क्या दिखता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग में स्मॉल केस में आपको? बिल्कुल। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जो हमारा स्मॉल केस है, वो आपने बिल्कुल सही बताया कि हुँ, मतलब जब से हमने शुरू किया तब से कुछ 52% रिटर्न है नीरज हुँ, और हुँ, पिछले साल में वो हाँ, लेस देन 10% है। हुँ, इसका रीज़न ये है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो होती है, जो ट्रेंड की जो स्टोरी है, ये हुँ, हमेशा मार्केट पे डिपेंडेंट होती है, राइट? आप देख रहे हो कि जब मार्केट में तेज़ी होती है, तभी लोग वो तेज़ी वाले स्टॉक ढूँढ रहे होते हैं, राइट? जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, तो कोई ये नहीं कहता कि भई देखो ये तेज़ी वाला स्टॉक पकड़ना है। लोगों को हुँ, थोड़ा केयरफुल होने लगते हैं क्योंकि अ, चीज़ थोड़ी रेंज बाउंड हो जाती है। एक लिमिट के बाद हर किसी को वो डर आ जाता है कि भई ये हुँ, स्टॉक ज़्यादा ही बढ़ गया है, राइट? हुँ, हुँ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है वो इस टाइम पे अगर हमने नीरज मोमेंटम एक टैक्टिकल स्ट्रैटेजी होती है, हम हर महीने उसको देखते हैं, है ना? तो हुँ, ऐसा नहीं है कि भई हम जो स्टॉक पिछले साल पकड़ के बैठे थे, हमने वही पकड़ के बैठे हुए हैं, राइट? उसपे हम पकड़ के बैठते तो ये स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस काफ़ी कम रहती, राइट? हुँ, हमने मेटल्स, आईटी से एग्ज़िट ले लिया है उस टाइम के हिसाब से हुँ, और हमने कंज्यूमर सेक्टर पे फ़ोकस किया, ऑटो सेक्टर पे फ़ोकस किया, बैंकिंग सेक्टर पे फ़ोकस किया। हुँ, बट इवन ऑन डूइंग दैट आप देख रहे हो कि जो मार्केट में जो पोटेंशियल था ओवरऑल मार्केट का, हुँ, उसमें वॉलेटिलिटी आ गई थी, राइट? हुँ, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये मार्केट पे डिपेंडेंट होती हैं। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब मार्केट में तेज़ी वापस आएगी, हुँ, तो ये स्ट्रैटेजी फिर से पिकअप कर लेगी, फिर से एक लंबा वो आपको मिल जाएगा कि भई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस है, हुँ, राइट? इसीलिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग नीरज हमने जब 1 साल में 100% रिटर्न दिया था, तो हम ये नहीं कह रहे थे ना कि भई अभी 100% रिटर्न है हमारा, हुँ, राइट? हुँ, हम कह रहे थे हुँ, कि भई लॉन्ग टर्म पे आप 30-35% एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हुँ, हमने हुँ, 10-15 साल का एनालिसिस करके इतना ही देखा है। हुँ, उसमें से अगर 1 साल नेगेटिव भी हुआ है, तो दूसरे साल में आपको 40-50 मिले, ऐसे ही हुँ, एवरेज आउट होता है। हुँ, राइट, राइट। तो मतलब क्या मैं ये मान लूँ कि बियर मार्केट में मोमेंटम इन्वेस्टिंग शायद इतना अच्छा काम ना करे? बियर मार्केट में नीरज आप कौन-सी स्ट्रैटेजी काम करती है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बियर मार्केट हाँ, में प्रोबब्ली आपको देखेंगे कि भई बॉन्ड्स बेटर कर रहे हैं या फिर 1-2 हुँ, कुछ पर्टिकुलर थीम्स हैं जो बहुत ही अलग हैं, हुँ, वो काम कर रहे हैं। तो अगर बियर मार्केट में आप कंपेयर करिए मोमेंटम को दूसरी स्ट्रैटेजी से, तो उसने बेटर ही किया है बाकी स्ट्रैटेजी से, हुँ, लेकिन हुँ, बियर मार्केट का नेचर ये होता है कि 80-90% ऑफ द स्टॉक्स विल स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग, राइट? हुँ, राइट, राइट। तो मतलब ये मार्केट में हम बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें, वो ओवरऑल मार्केट भी ऐसी ही चल रही है, तो मोमेंटम भी अपना उसको थोड़ा-सा स्लो कर मोमेंटम भी स्लो हो जाएगा उसमें स्टॉक्स का, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। हाँ जी। तो अब बात करते हैं कि
मोमेंटम इन्वेस्टिंग के हमने तारीफ़ें तो बहुत सुनी है और रिटर्न्स भी जो आप बता रहे हैं कि 1 साल में हुँ, 100% अपने आप में अच्छा बहुत मतलब मैं बोलूँगा कि अच्छा ही रिटर्न है और साथ-साथ में 30-35% की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो आप बता रहे हैं कि 10-15 साल की बैक टेस्टिंग के साथ आई हाँ, है, वो भी एक अच्छी रिटर्न है। लेकिन क्या डिसएडवांटेजेस जैसे मैं अगर इसके बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि यार इसमें तो चर्निंग बहुत ज़्यादा होती होगी, इसमें तो टैक्सेशन कॉस्ट मेरी बहुत ज़्यादा आ जाएगी या ट्रेडिंग कॉस्ट मेरी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो क्या हुँ, डिसएडवांटेजेस हैं और स्पेसिफिकली ट्रेडिंग कॉस्ट और टैक्सेशन को आप लोग कैसे देखते हैं? बिल्कुल। सो मोमेंटम में भी अगर आप ट्रेडिंग भी देखें नीरज, तो कुछ मोमेंटम स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जो मार्केट में आप देखेंगे वो हर हफ्ते ट्रेड कर रहे होते हैं, है ना? हुँ, हम लोग हर हफ्ते ट्रेड नहीं करते, हम लोग महीने में ट्रेड करते हैं एक बार, और वो भी हम ज़्यादा चेंजेज़ नहीं करते, 2-3 स्टॉक्स होते हैं जो चेंज होते हैं। हुँ, और ये हमने जान के किया है। कई इन्वेस्टर है जो हमें कहते हैं भाई तुम हर हफ्ते क्यों नहीं कर रहे? तुम रोज़ अपॉर्चुनिटी बताओ हमको। लेकिन आप हुँ, जितना फ्रीक्वेंटली ट्रेड करोगे उतने ज़्यादा ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ते हैं, राइट? हुँ, हुँ, और हम जो मंथ में एक बार ट्रेड कर रहे होते हैं, उससे हमारा ट्रेडिंग कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहता है। अगर आप पूछोगे, कंपेयर करोगे ट्रेडिंग कॉस्ट, हमारी मोमेंटम स्ट्रैटेजी का अक्रॉस द बोर्ड सबसे लोएस्ट रहता है। और टैक्सेशन तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है नीरज, जिसमें हम कुछ नहीं दे रहे। जो 5% का एक्स्ट्रा टैक्स जा रहा है कैपिटल गेन पे, हुँ, उसको आप परफॉर्मेंस से कंपेयर करिए, परफॉर्मेंस आपको उसको टेक ओवर कर लेता है, तो वो तो 5% टैक्स आई थिंक वी कैन लिव हुँ। विद इन दैट केस। राइट, राइट। एंड वो 5% वाला आई थिंक जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनको ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम देता होगा, बल्कि उनके लिए सही रहता होगा क्योंकि वैसे ही 30% या 42% टैक्स ब्रैकेट तक जा सकते हैं। नहीं, किसी भी इन्वेस्टर के लिए नीरज, नॉट हाई नेट वर्थ बट इवन स्मॉलर इन्वेस्टर, राइट? अगर उसको मोमेंटम से 30% रिटर्न मिलता है, जिसपे वो 15% टैक्स दे रहा है, हुँ, वहीं उसको मार्केट से 15% रिटर्न मिलता है, उसपे भी वो 10% टैक्स दे ही रहा है, राइट? तो हुँ, उसको तभी भी मोमेंटम से हाई टैक्स में भी एडवांटेज ही मिला, राइट? राइट। सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आप ट्रेंड देखते हैं कि कौन-सा स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या इसके साथ हम कुछ और भी फैक्टर्स कंसिडर करते हैं? जैसे कि हम लोग बात करें कि भई आप उनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे से चेक कर रहे हो, उनकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट भी देख रहे हो या ग्रोथ फैक्टर को भी आप लोग जो है कंसिडर कर रहे हो या सिर्फ ट्रेंड पे चलते हैं? और अगर सिर्फ ट्रेंड पे चलते हैं तो क्या वैल्यू और ग्रोथ वाले फैक्टर्स ऐड करके रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं या कोई इम्पैक्ट नहीं होता उनका? मोमेंटम इन्वेस्टिंग नीरज खाली ट्रेंड पे ही चलती है ना? हम अ, एक एक चेक होता है जो होता है कुछ रेड फ्लैग्स का, राइट? कंपनी हुँ, में कोई रेड फ्लैग्स ना हो, कोई हुँ, इलिक्विड स्टॉक ना हो, हुँ, है ना? या फिर और कोई फंडामेंटल रेड फ्लैग ना आए हों, तभी हम कंसिडर करते हैं किसी भी कंपनी को उस पोर्टफोलियो में। बट अगर कोई रेड फ्लैग नहीं है, तो उसके बाद हम ट्रेंड्स पे जाते हैं, उसके बाद हम हुँ, बहुत मतलब वैल्यू को नहीं देखते मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते समय, राइट? राइट। और हाँ, अगर जो आप बात कर रहे हैं कि वैल्यू और ग्रोथ को मोमेंटम में मिलाने की, तो जब नीरज, टू बी ऑनेस्ट, जब तेज़ी आ रही होती है मार्केट में, तो हुँ, वैल्यू है और ग्रोथ मोमेंटम का पोटेंशियल कम करते हैं, तब आप नहीं करना मिलाना चाहते, तब मोमेंटम ही आप करना चाहते हो, क्योंकि वही होता है जो आपको बेस्ट रिटर्न दे रहा होता है। हुँ, बट हाँ, जब मार्केट में जो फेज़ चेंज होता है ना मार्केट का, जहाँ पे वो तेज़ी से थोड़ा-सा स्लो हो गया मार्केट, साइडवेज़ हो गया या फिर बियर मार्केट आ गया है, हुँ, उस टाइम पे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज़ ऑलवेज़ बेटर। इसीलिए हम लोग एक मल्टी फैक्टर अप्रोच की भी काफ़ी बातें करते हैं कि हुँ। जब मार्केट बदलता है तो आपको दूसरे फैक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। राइट, ओके। हुँ, अब हम बात करते हैं जो डिफरेंट इमर्जिंग थीम्स आ रही है, जैसे कि एक ईवी की बहुत इमर्जिंग थीम्स है या चाइना प्लस वन जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। इवन अभी आपने डिस्कस हुँ। भी किया था, मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस है, इवन केमिकल्स है। इन थीम्स में अचानक से जो है एक बज़ देखने को मिला हमें, शायद पेंडेमिक या पेंडेमिक के आसपास या उसके बाद वाले एरा में। अब बिल्कुल। इन स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा जा चुकी है, बहुत हाई पीस पे ये लोग ये स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। क्या इस समय इन्वेस्टर को इन स्टॉक्स में जाना चाहिए या उसे थोड़ा और वेट करना चाहिए या और ऐसे स्टॉक्स ढूँढने चाहिए जिनके पीई या वैल्यूएशन जो है वो एक बियरेबल लेवल पे चल रहे हैं? देखिए नीरज, ये जो जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ होती है ना? हुँ, जैसे आपका जो नई इंडस्ट्री है, राइट? उसने हुँ, अभी अपने रिटर्न, अपने अर्निंग्स नहीं दिखाए हैं, राइट? उसने अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाई है। बट जो आप ग्लोबल सिनेरियो देख रहे हो, जो आप पॉलिसी का फ़ोकस देख रहे हो इंडिया में, जो इंडिया का पॉलिसी फ़ोकस है, वो इस टाइम पे डिजिटाइज़ेशन पे है, जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्टेनेबिलिटी, इस पे ही है। गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज़ कर रहा है ना?
हुँ, मोर देन एनीथिंग। तो आप जानते हो कि अगले 10 साल में वो स्टोरी बन के आने वाली है, हर कोई बात कर रहा है, राइट? हुँ, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी और प्रॉफिटेबिलिटी अभी नहीं मिलेगी आपको। और अगर अगर मार्केट में आप देख रहे हो कि ये सिनेरियो इस टाइम पे बन चुका है कि भाई लोग बिना प्रॉफिटेबिलिटी के इन्वेस्ट ही नहीं करने वाले हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ा यू शुड स्टे अवे अ लिटिल बिट फ्रॉम दिस स्टोरी हुँ, until unless you have you don't care about the volatility। तो आप मतलब ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है नीरज। आप मुझसे पूछोगे इस टाइम पे कि अगले 10 साल में कौन से स्टॉक्स इमर्ज करके आएंगे, हुँ, 10 साल की स्टोरी तो इनमें ही बन रही है, राइट? इसी में इन्हीं इंडिया की जो नया मार्केट है, जो जिसपे ई कॉमर्स फिनटेक जो बहुत ज्यादा बैटर्ड है अभी इंडिया में, वो भी बहुत बड़ी स्टोरी है अगली 10 साल की, है ना? हुँ, हाँ, तो ये बहुत लंबी स्टोरी तो है ही, बट हाँ, उसको शॉर्ट टर्म में आपको बताना है कि भाई आज बाई कर लो और कल भी रिटर्न आएगा, ये हमेशा बहुत मुश्किल रहता है। हुँ, इस टाइम पे तो नीरज हम ये थीम भी बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, राइट? स्मॉल केस में हमारे पास 2 ऐसे और स्मॉल केसेज़ हैं, हुँ, एक जिसको हम इनोवेशन थीम बोलते हैं और एक जिसको हम न्यू इंडिया थीम बोलते हैं, है ना? हुँ, तो इनोवेशन थीम है, वो सिर्फ़ ई-कॉमर्स, फिनटेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल इस तरह के जहाँ हुँ, पे इनोवेशन हो रहा है वो सेक्टर पकड़ता है, और जो न्यू इंडिया जो थीम है वो उन उन सेक्टर्स को पकड़ रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिवाइज कर रहा है, चाइना प्लस वन, आत्मनिर्भर भारत, हुँ, पीएलआई स्कीम से जो गेन करते हैं, है ना? तो ये दोनों थीम में हाँ, ये हमेशा ये होता है कि भाई एक बार ओवर वैल्यूएशन हो जाता है इसमें, बट ये जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी तक रिटर्न दिखाए नहीं है, हुँ, तो दे विल ऑलवेज हैव टू ट्रेड एट अ हाई वैल्यूएशन, राइट? क्योंकि हुँ, भाई जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक दिन में नहीं आती है। हुँ, ये स्टोरी है, ये पूरी इंडस्ट्री के इमर्ज होने की, राइट? और इंडस्ट्री को इमर्ज होने में मे बी 3-4 साल लगे, बट उसके बाद एक अचानक एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बन जाएगी, राइट? हुँ, पीपल आर बेटिंग ऑन दैट स्टोरी हैपनिंग। तो आई वुड से कि व्हेन यू नो द इंडस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न्स अबाउट वैल्यूएशन, तब आप इस पे इन्वेस्ट मत करिए, आप थोड़ा सेफ रहिए। आप इसी सेक्टर में थोड़े सेफ स्टॉक्स पे जाइए, राइट? जैसे हम लोग चाइना प्लस वन और पीएलआई स्कीम की बात कर रहे थे नीरज, राइट? तो उसमें कहीं न कहीं आप देखेंगे तो आईटीसी जैसा स्टॉक भी उसमें आता है, राइट? हुँ, हुँ, तो फूड टेक और वो अ, क्या बोलते हैं, रेडीमेड फूड पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिवाइज़ कर रहा है, राइट? हुँ, तो समवेयर और द अदर आपका ये भी आईटीसी भी उससे गेन करता है, राइट? हुँ, तो हमारे पास तो उसी सेक्टर में आप सेफ साइड में शिफ्ट कर जाते हो, राइट? तो हमारी जो फिलॉसफी है, जो मैंने बोला था कि रेजीम के हिसाब से एक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम हर स्ट्रैटेजी में करते हैं। तो इवन जैसे यहाँ पे भी हमने ये थीम पकड़ लिया है, राइट? हुँ, बट जब मार्केट में तेजी होगी तब हम ओवर वैल्यूड स्टॉक में बेट करेंगे, बट जब मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन है तो आप इसी हुँ, सेक्टर में थोड़े सेफ स्टॉक्स में टिल्ट कर जाते हो। हुँ, राइट। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं सेक्टर्स की जब बात चल रही है, तो हम्म। कौन से 2-3 सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत जिनको लेके बहुत बुलिश हैं अगले 4-5 साल में, कौन से ऐसे हम्म। सेक्टर्स हैं? अगर आप इस टाइम पे मुझसे पूछेंगे तो मुझे मैं इस टाइम पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस पे काफ़ी बुलिश हूँ। ये जो स्टोरी हुँ, इमर्ज हो रही है उधर, इंडिया का बैंकिंग सेक्टर जिस तरह से ग्रो कर रहा है और जो हुँ, पोटेंशियल अभी हैं, राइट? अगर क्रेडिट ग्रोथ देखोगे पिछले साल के हिसाब से कितनी तेज़ी से हुई है, जो अर्निंग बैंकिंग सेक्टर ने इस क्वार्टर में दिया है वो सबसे हर चीज़ को आउटperform किया है। और जो इनोवेशन हो रहे हैं इस सेक्टर में, जो ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से डिजिटलाइज़ेशन, फिनटेक्स जिस तरह से मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, हुँ, मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर टू बेट ऑन फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। हुँ, उसके अलावा कंज्यूमर सेक्टर है जो इमर्ज होगा, राइट? इंडिया की कंज्यूमर स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इमर्ज होगा। उसके अलावा मुझे लगता है कहीं न कहीं ये टेक्नोलॉजी की स्टोरी वापस आएगी, है ना? हुँ, जो अभी अभी नहीं है, बट हुँ, कुछ टाइम लगेगा मे बी उसको अपना पोटेंशियल वापस करने में, बट वो स्टोरी भी नेक्स्ट 5 इयर्स में बहुत स्ट्रांगली वापस आएगी। हुँ, राइट, ओके। अ, अभी हम रीसेंट कुछ आईपीओज़ की बात करते हैं या टेक स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो शुरुआत इसकी ऐसे करते हैं कि यूएसए से हुँ, हमारे पास न्यूज़ आ रही है, इतने सारे ले ऑफ हो रहे हैं, राइट? चाहे मेटा की बात कर लें, इंडिया में भी बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, जो न्यू एज स्टार्टअप्स थे, उन्होंने बहुत ले ऑफ करे हैं अभी-अभी और इवन कुछ जो टेक स्टार्टअप्स थे, जो अभी लिस्ट हुए थे, आई थिंक मार्केट ने उनके प्राइस को कहीं से भी बख्शा नहीं है, उनके स्टॉक को कहीं से भी बख्शा नहीं है, कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, उसको बहुत बुरी तरह से बीट डाउन किया है।
ऐसे में एक इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ें क्या मायने रखती है? इन्वेस्टर को किस तरीके से इन चीज़ों को देखना चाहिए? ले-ऑफ्स को और ये जो न्यू टेक स्टार्टअप्स जो लिस्ट हुए हैं, उनके साथ जो हुआ है स्टॉक मार्केट में, इन दोनों चीज़ों को एक इन्वेस्टर को किस पॉइंट से देखना चाहिए? तो नीरज, ले ऑफ जो जब भी होते हैं मैं उसको कभी भी एज लाइटली नहीं लेती, है ना। ले ऑफ एक बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियो होता है, और कोई कंपनी जो फ्रीक्वेंटली ले ऑफ कर रही है मैं तो उसको राइट डाउन कर दूंगी। आई हुँ, थिंक ले ऑफ इज द फर्स्ट स्टेप फॉर, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे नीरज, ले ऑफ की, तो आई थिंक मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक 70-80% कंपनी डोंट रिकवर फ्रॉम ले ऑफ, राइट। हुँ, ऐसा होता है। जो बड़े स्टॉक्स हैं ऑब्वियसली उनकी तो एक स्टोरी बन गई है कि भाई इट डजंट मैटर फॉर देम, राइट। अ हुँ, कंपनी इज लार्ज इनफ दैट डजंट मैटर फॉर देम, राइट। हुँ, So layoffs is something that you don't take lightly, but even with the layoffs, I think the IT story is recovering right now. To be honest, right? अगर आप नंबर से देखोगे नीरज, हुँ, तो एक बॉटम से रिकवरी हो रही है उस सेक्टर में, राइट। बट गिवन जो चीजें हो रही हैं ले ऑफ वगैरह के हिसाब से आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, है ना, इस सेक्टर में। अगर ऐसे एक्सट्रीम स्टेप आ गए हैं तो देर, so the pain will not go away in a day, right? It will be a little bit of a lasting pain जो आपको समझना पड़ेगा, right? So you have to be careful about that. uh, तो ले ऑफ्स के बारे में बस इतना मैं आपको बोलूँगी। अगर वही आप वो ओवर वैल्यूएशन की बात कर रहे हो कि जहाँ पे लोगों को लगता है कि मुझे भाई जो न्यू आईपीओज आए हैं वो ओवर वैल्यूड है और उसको इंडिया में कोई भाव ही नहीं दे रहा है, हुँ, राइट। मुझे लगता है कि देखिए ये जो इनोवेशन, इसको इनोवेशन थीम मैं बोलूँगी, है ना? ये जो नई इंडस्ट्री की इमर्जेंस का थीम है, राइट? ये जो भी लोग इन पे बेट कर रहे हैं, वो बेट क्यों कर रहे हैं आपके पेटीएम, नायका इस पे हुँ, कि भई आज प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट? मैं हुँ, ये नहीं देखूँगी कि भई इस साल से अगले साल में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी चेंज हुई है। हुँ, बट जो एनालिस्ट उसको वैल्यू कर रहा है, अगर आप अश्वत्थ दामोदरन का कोई रिपोर्ट हुँ, उठा के देखोगे, वो हमेशा ये प्रोजेक्ट करता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी हो जाएगी, राइट? हुँ, हर कोई उसके 5 साल बाद की प्रॉफिटेबिलिटी पे बेट कर रहा है, इसीलिए लोगों का इस इन सेक्टर्स पे बिलीफ है, राइट? तो मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि भाई कंपनी, इज इट वर्किंग टुवर्ड्स इट्स 5 ईयर गोल, देन दीज कंपनीज हैव बिकम सो बिग, राइट। हुँ, पेटीएम इज सच अ मैसिव कंपनी हुँ, जिसके पास एक पोटेंशियल है 5 साल में करने का, राइट। हर हुँ, नए स्टार्टअप के पास नहीं होता वो हुँ, पोटेंशियल, राइट। हुँ, पोटेंशियल लाइक दीज कंपनीज हैव रीच्ड दैट स्पेस जहाँ पे दे कैन बिकम प्रॉफिटेबल इन द 5 years, और इज द हुँ, कंपनी टेकिंग दैट स्टेप टुवर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, तब वो सही है। अगर हुँ, वो कंपनी ऐसा नहीं कर रहा है तब आपको थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए। हुँ, राइट। सो डू यू थिंक मतलब इसमें आपसे एक पर्सनल ओपिनियन चाहता हूँ। डू यू थिंक हुँ, कि ये जो न्यू एज टेक स्टार्टअप्स जो लिस्ट हुए हैं अभी, राइट, न्यू हाँ, टेक कंपनीज़ जो लिस्ट हुई हैं, क्या वो ग्रेट कंपनीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं? ग्रेट कंपनीज़ ऐज़ इन जो इंडिया का हुँ, अगर मैं इंडिया की बात करूँ जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, हुँ, राइट? ऐसी कंपनीज़ में मैं ये नहीं कह रहा ऑब्वियसली इनकी लाइन ऑफ बिज़नेस अलग-अलग है, लेकिन फिर भी हुँ। क्या ये अपने लाइन ऑफ बिज़नेस की ऐसी ग्रेट कंपनीज़ बन सकती हैं? देखिए, ये बिल्कुल भी आपके मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करेगा, राइट? हुँ, जो जो ग्रेट कंपनीज़ है इंडिया की, दे आर प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स, राइट? जो हर हुँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको प्रॉफिट देते हैं और ग्रोथ देते हैं, राइट? प्रॉफिट ग्रो करते हैं बहुत ही हुँ, तेज़ी से। हुँ, वो जो अभी मेरे ख्याल से स्टार्टअप से लेके जो हाई प्रॉफिट कंपनी के बीच में जो मैनेजमेंट है, वो भी इवॉल्व करेगा। इज़ दैट हुँ, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग इनफ कि उसने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करके रखा है ना? और इट इज़ इट हैज़ दैट विज़न कि इट विल रीच दैट स्पेस जहाँ पे दिस आल्सो कन्वर्ट्स इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग मशीन, एंड हुँ, instead of a cash burning machine, right? वो विज़न हुँ, है अगर, and are they executing it? I think that is what you should watch. Like I think Nykaa is a very हुँ, interesting stock in that way, right? जो हुँ, the founder has had a focus कि वो even at a early stage उसने उसको प्रॉफिटेबल ही बना के रखा था, हुँ, even though at whatever scale, और the long term vision is very very strongly on making it profitable, right? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि द मैनेजमेंट एक्टिंग टुवर्ड्स इट, डू दे हैव दैट विजन ऑफ मेकिंग इट, आर दे टेकिंग दैट स्टेप्स? If they are, then obviously these companies, these are the companies who can become the next generation of profit makers. And the only thing that can happen now is that they act towards it in a regular way. हुँ, राइट।
ग्रेट। सो कुछ और क्वेश्चंस हैं लास्ट में मेरे पास आपके लिए। सबसे पहले तो ये कौन से 5 स्टॉक्स हैं जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट पे रख रहे हैं इस साल हाँ या जी, अगले साल के लिए? अब तो अगला साल ही है तो बिल्कुल। गया। हुँ, हाँ। तो अगर मुझसे आप 5 स्टॉक पूछेंगे, तो मैं एक आपको एक डाइवर्स सेट ऑफ स्टॉक्स ही बता पाऊँगी यहाँ पे हुँ, हुँ, नीरज, जिसमें से मैं कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पिकअप करूँगी, है ना? हुँ, जैसे आप एसबीआई एसबीआई ले लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लेंगे, ये बैंकिंग सेक्टर में अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। हुँ, इसके साथ में मुझे लगता है कि हमें केमिकल सेक्टर्स या फिर डिफेंस सेक्टर्स, इस तरह के कुछ सेक्टर्स में से कुछ स्टॉक्स पिकअप करने चाहिए। हुँ। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक ले लिया एक स्टॉक। अ, इसके साथ में ऑटो सेक्टर से भी हमें कुछ कुछ आई थिंक एक इमर्जिंग सेक्टर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में ब्लू स्टार एक स्टॉक हुँ, हो गया जो आप पिकअप कर सकते हैं, हुँ। राइट? और कंज़्यूमर साइड में क्या टेक, जाना चाहेंगे? जो कंज़्यूमर आपका सेक्टर है जिस पे आप बुलिश भी थे? हाँ जी, कंज्यूमर सेक्टर में देखिए ब्लू स्टार उसी में आता है, हुँ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, हुँ, राइट? और आप ऑटो से भी कुछ स्टॉक्स पिकअप कर सकते हैं। ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक इन दैट सेक्टर हुँ। व्हिच यू कैन हैव, राइट? तो दीज़ आर सम ऑफ द स्टॉक्स जो आपके माइंड में आते हैं। जब बुलिश वर्ड आपके माइंड में आता है, तो ये स्टॉक्स साथ में माइंड में आते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अक्रॉस द सेक्टर पिकअप करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, हुँ, हुँ, और ये कुछ स्टॉक्स हैं जो, हाँ, जो बिल्कुल मेरे माइंड में आते हैं। और ये स्टोरी जो है हमारी नीरज, अभी हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं, ये स्टोरी दिस इज़ कंटीन्यूअसली इवॉल्विंग। तो मुझे लगता है कि आप 3 महीने बाद मुझसे पूछोगे तो आई एम श्योर मैं आपको कुछ आईटी सेक्टर के नाम भी बोलूँगी, हुँ, राइट? हुँ। राइट। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात एग्ज़ैक्टली जो हाँ जी, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में होता है, वही आप हमें भी इस समय बता रहे हैं। एम हाँ आई जी, राइट? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। थैंक यू सोनम। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मोमेंटम इन्वेस्टिंग को लेके, ओवरऑल इन्वेस्टिंग को लेके और लास्ट में लीडरशिप को लेके भी। उम्मीद करता हूँ आपने भी एन्जॉय किया इस एपिसोड में हमारे साथ और बिल्कुल एक बार नीरज। मैं पूरी टीम की तरफ से और सारे ऑडियंस की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू नीरज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट टॉकिंग टू यू, ग्रेट। ग्रेट बीइंग पार्ट ऑफ दिस हियर। समय आ गया है आज के एपिसोड की समरी क्रिएट करने का। तो आज के एपिसोड की सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि भैया मोमेंटम इन्वेस्टिंग होता क्या है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग, इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग जहां पे हम लोग ऐसे स्टॉक्स को पकड़ते हैं जिनमें मोमेंटम दिख रहा है, अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है, और उस स्टॉक को पकड़ के हम लोग जो है चलते जाते हैं और उन स्टॉक के जो अपवर्ड मोमेंटम की वजह से उनके प्राइस में जो इंक्रीज आता है उसका हम लोग फायदा उठाते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी चाहे बुल मार्केट हो, बियर मार्केट हो, हर तरह की मार्केट में ये आउट परफॉर्म करती है बाकी स्ट्रैटेजीज को एज पर सोनम। और साथ साथ में हमने ये भी जाना कि पिछले 10-15 साल का अगर हम रिटर्न देखें सीएजीआर टर्म्स में तो लगभग 30-35% का रिटर्न जनरेट कर सकती है ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए। एज फार एज इन्फ्लेशन एंड रिसेशन इज कंसर्न तो सोनम का कहना है कि अभी जो है वर्स्ट पीरियड तो पीछे जा चुका है, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है वो कॉशियस रहना चाहिए और हमें ऑल इन नहीं जाना चाहिए। अगर हमें अभी इन्वेस्ट करना ही है तो हम स्टैगर्ड फॉर्म में धीरे धीरे जो है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब हम लोगों ने बात करी मैक्रोज की तो सोनम का मानना है कि मैक्रोज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, क्योंकि मैक्रोज के हिसाब से पता चलता है कि अपवर्ड ट्रेंड कहां पे आ रहा है या आने वाला है या आ चुका है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम उन्हीं स्टॉक्स को कैच करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए। एक बात हमने और भी सीखी कि अगर आपको किसी स्मॉल केस ने, किसी म्यूचुअल फंड ने एक साल में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है तो आपको उसे बेंचमार्क नहीं बना लेना चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिटर्न जो है नॉर्मलाइज होगा और आप लोगों को अगर अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन सेट करनी है तो वो पिछले 10 से 15 साल का एवरेज रिटर्न देखिए, उसके हिसाब से अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को सेट कीजिए, ना कि किसी एक ईयर को जो कि एक बहुत ही डिफरेंट ईयर था उसको बेस मान के अपनी एक्सपेक्टेशन सेट मत कीजिए। अगर हम बात करें करंट मार्केट्स की तो करंट मार्केट में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस ऐसी कंपनीज पर ज्यादा है जो अपनी अर्निंग्स में ग्रोथ दिखा रही है। और इसमें जब मैंने सवाल पूछा था कि आजकल कौन सी थीम चल रही है तो सोनम का आंसर यही था कि जो भी कंपनीज आज की डेट में बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रही हैं इन्वेस्टर्स उन्हीं की तरफ अपना झुकाव रख रहे हैं और उन्हीं कंपनीज को वैल्यू भी मिल रही है स्टॉक मार्केट में। अकॉर्डिंग टू सोनम कुछ सेक्टर्स पे वो बुलिश हैं जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है,
जैसे कि आपका कंज्यूमर सेक्टर है या फिर कह लीजिए कि आपके जो है केमिकल सेक्टर्स हैं, और इसी के साथ साथ कुछ थीम्स जैसे कि ईवी या चाइना प्लस वन, ये सारी थीम्स जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। स्पेशली वो थीम्स जहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी थीम्स में जो है इन्वेस्टर को सोच समझ के आगे बढ़ते रहना चाहिए। सोनम के अकॉर्डिंग ले ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि इस कंपनी में हो सकता है आने वाले समय में कुछ दिक्कतें आ जाएं। और जहां तक बात है न्यू एज टेक स्टार्टअप्स की या न्यू एज स्टार्टअप्स की जो लिस्ट हो रहे हैं इस समय स्टॉक मार्केट में, वहां पे ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ग्रेट कंपनीज बन सकती हैं या नहीं। यहां पे कंपनीज में इन्वेस्ट जब आप करते हैं तो आप ये सोच के करिए कि आने वाले 4-5 साल में प्रॉफिटेबल बन सकती हैं या नहीं, और प्रॉफिटेबल ही नहीं, ये क्या एक कैश जनरेटिंग प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन बन सकती हैं या नहीं। अगर आपको ये पोटेंशियल इनके अंदर नजर आता है तो ये कंपनीज सही है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी के बारे में लगता है कि उसके 5 ईयर का विजन ये नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल हो या कैश जनरेटिंग मशीन ना बने, तो आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से दूर रहना चाहिए। तो ये थी आज के एपिसोड की पूरी समरी। आई होप आप लोगों ने एपिसोड को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, ग्रो के चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मार्केट की बात की सारी वीडियोस देखने के लिए आई बटन में दिए हुए प्लेलिस्ट के बटन पे क्लिक कीजिए, और साथ में आपने ध्यान रखना है कि स्पॉटिफाई पे मार्केट की बात को मिस मत कीजिए। राइट गाइस, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.